हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमेंद्र ऑफिशियल पर। आज मैं एक बार फिर आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी है। यह कहानी है राजस्थान के दानवीर भाटी भेरजी की। भेरू सिंह भाटी जो दानवीरता के लिए बड़े ही प्रसिद्ध थे, उनकी कहानी मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूँ। इस कहानी को पूरी ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। और कहानी पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह एक सादर निवेदन करता हूँ कि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन यानी घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मैं और कोई नई कहानी लेके आऊँगा तो आपको उसकी तुरंत सूचना मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू हो रही है कि एक समय की बात है, जोधपुर में एक राजा हुए जिनका नाम था मान सिंह जी। मान सिंह जी तलवार और कलम के धनी थे। जब वे युद्ध में तलवार चलाते तो उनका पराक्रम देखने ही लायक होता था और शत्रु रण क्षेत्र छोड़कर भाग जाते थे। और जब उनके हाथों में कलम आती तो वे सुंदर सुंदर भजन और कविताओं की रचना करते थे। उनके द्वारा रचित कई संद और कविताएं आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है। महाराज मान सिंह जी के 3 रानियां थी, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल पुत्रियां ही थी। एक दिन की बात है, राजा मान सिंह जी अपने दरबार में बैठे हुए अपने मंत्रियों से बातचीत कर रहे थे। तभी उनके दरबार में एक चारण कवि का प्रवेश होता है। वे गंभीर मुद्रा में बैठे हुए विचार कर रहे थे। राजा मान सिंह जी ने उनसे पूछा, कविराज, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? तब वे कवि बोले, महाराज, मैं मारवाड़ के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। महाराज ने पूछा, क्यों, क्या कारण है आपकी चिंता का? तब कविराज बोले, महाराज, आपके कोई पुत्र संतान नहीं है, इसलिए आपके बाद मारवाड़ का अगला राजा कौन होगा? इसी बात को लेकर मैं क्या सभी देशवासी चिंतित हैं? महाराज बोले, यह तो प्रभु की इच्छा है। यदि बेटा होना होगा तो हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तभी कविराज बोले, महाराज, यदि आप हमारी सलाह माने तो निश्चित ही आपके पुत्र के रूप में संतान उत्पन्न हो सकती है। महाराज बोले, अवश्य बताइए। कविराज बोले, महाराज, पोखरण के पास में एक भाटियों का गांव है। वे लोग बहुत गरीब हैं और वहां की एक सुंदर सुशील लड़की है। यदि आप वहां विवाह कर लें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके निश्चित ही पुत्र संतान उत्पन्न होगी। महाराज मान सिंह जी बड़े राजी हुए और अगले ही दिन
कवि के बताए हुए घर में महाराज मान सिंह ने विवाह का प्रस्ताव भेजा। मारवाड़ के महाराज का विवाह का प्रस्ताव आने पर सभी लोग खुशी से विवाह के लिए राजी हो गए और शुभ तिथि देखकर विवाह निश्चित किया गया। इस प्रकार नियत तिथि पर विवाह संपन्न हो गया और एक गरीब परिवार की लड़की विवाह के पश्चात रानी बनकर जोधपुर के राजमहल पहुंच गई। वह एक बहुत ही समझदार लड़की थी। भाटियों के यहाँ एक प्रथा थी कि विवाह के बाद बहन का भाई बहन के साथ ही उसके ससुराल जाता है और कुछ समय तक वहीं रुकता है। उस लड़की का एक भाई था और जिसका नाम था भैरू सिंह। वह भी अपनी बहन के साथ राजमहल में आ गया। भैरू सिंह भी एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति था। वह पहली बार किसी राजमहल में आया था। महाराज के विवाह के भोज में नवविवाहित रानी के भाई महाराज के भाइयों और अन्य रिश्तेदारों के साथ बैठे थे। एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति को अपने साथ भोज में बैठा देखकर राजा के रिश्तेदार भैरू सिंह की हंसी उड़ाने लगे। भैरू सिंह को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह उनको कुछ भी कह नहीं सके। रिवाज के अनुसार भैरू सिंह को कुछ दिनों तक उसी राजमहल में रहना था। इसी बीच राजा के भाई और परिजन भैरू सिंह को किसी न किसी बात को लेकर परेशान किया करते थे और उनका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन की बात है, भैरू सिंह के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने राजा के भाइयों को खरी खोटी सुना दी। इस पर राजा के भाई बोले, यह तो हमारे महाराज ने तुम्हारी बहन से शादी कर ली, इसलिए हम तुम्हें अपने पास बिठाते हैं, नहीं तो तुम जैसे लोगों की औकात नहीं कि तुम राजमहल में कदम भी रख सको। यह बात सुनकर भैरू सिंह को बहुत बुरा लगा। भैरू सिंह ने जाकर अपनी बहन को यह बात बताई कि राजा साहब के रिश्तेदार उससे ऐसा व्यवहार करते हैं। रानी बोली, भैया तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में महाराज से बात करूंगी। उस दिन जब राजा मान सिंह आए तो रानी रूठी हुई थी। महाराज मान सिंह ने उनसे पूछा, क्या बात है रानी सा, आप क्यों रूठी हुई हैं? तभी रानी बोली, महाराज आपके भाई मेरे भाई के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। महाराज, यदि आपको हमारी गरीबी से इतनी ही दिक्कत है तो आपने मुझसे विवाह ही क्यों किया? हम तो आपके पास रिश्ता लेकर नहीं आए थे, आप ही ने हमारे पास विवाह का प्रस्ताव भेजा था। क्या आपने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए ही हमसे विवाह किया है? महाराज बोले, रानी सा, मैंने तो कभी आपके भाई का अपमान नहीं किया, और यदि मेरे भाई उनका अपमान करते हैं तो मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगा। आगे से वे लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं तो केवल यही कर सकता हूँ कि आपके भाई को धन दे दूं, जिससे वह अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं।
फिर उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। यह कहकर महाराज ने अपने खंजाची को बुलाया और उसे आदेश दिया कि आज के बाद भैरू सिंह राजकोष से जितना भी धन ले जाना चाहे उन्हें ले जाने दे, कोई उन्हें कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद रानी ने अपने भाई भैरू सिंह को बुलाया और कहा, भाई, तुम्हें जितना भी धन चाहिए तुम राजकोष से ले जाओ, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इस धन का इस्तेमाल अपने घर में बिल्कुल मत करना। भैरू सिंह बोले, तो फिर मैं इस धन का क्या करूँगा? रानी बोली, तुम इस धन को दान करना, गरीबों में बांटना, गरीब कन्याओं का विवाह करना, ब्राह्मणों को दान देना, गौशालाएं बनवाना। इस प्रकार जो भी गरीब दिखे उसकी मदद करना, परंतु इस धन का उपयोग अपने लिए और अपने घर परिवार में बिल्कुल मत करना। इसके बाद भैरू सिंह भाटी ने राजकोष से धन ले जाकर बांटना शुरू किया। वह मारवाड़ से धन लेकर जाते और मार्ग में उन्हें जो भी गरीब निस्सहाय दिखता उसे धन दे देते। भैरू सिंह भाटी अपने साथ कई ऊंटों का काफिला लेकर चलते थे, जिन पर वे सोने चांदी के सिक्के लाद कर रखा करते थे। जहां से भी भैरू सिंह भाटी का काफिला निकलता, लोग उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखते थे। जिस भी गांव में भैरजी रुकते, वहां के गरीब और निस्सहाय लोगों को निहाल कर देते थे। उन्होंने कई मंदिरों के लिए दान दिए, बहुत सी गौशालाएं बनवाई, अनगिनत गरीब लड़कियों की शादी करवाई, गरीब ब्राह्मणों को दान किया। उन्होंने अपने जीवन काल में इतना दान दिया कि वह दान वीरता की मिसाल बन चुके थे। भैरजी के लिए कहा जाता था कि उनके पास गया हुआ कोई भी आदमी खाली हाथ वापस नहीं आता था। भैरू सिंह मारवाड़ से हर महीने बहुत अधिक धन लेकर आते थे, परंतु महाराज मान सिंह जी भी अपने वचन के पक्के थे, इसलिए उन्होंने कभी भी भैरू सिंह पर प्रतिबंध नहीं लगाया। कालांतर में महाराज मान सिंह को भाटी रानी से एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, परंतु शायद महाराज मान सिंह के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा था, इसलिए बालपन में ही उस बालक की मृत्यु हो गई। भैरजी की दान वीरता के कई किस्से पूरे राजस्थान में मशहूर थे। ऐसे ही एक दिन भैरू सिंह जी ऊंट पर बैठकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक व्यक्ति दिखा। वह खेजड़ी के पेड़ पर चढ़कर उसकी पत्तियां झाड़ रहा था। भैरजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम इस खेजड़ी के पत्ते क्यों झाड़ रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैं भैरू सिंह भाटी के पास जा रहा हूँ। मैं उनसे ऊंट मांग कर लाऊंगा। जब मैं ऊंट लेकर आऊंगा तो उसे आते समय भूख लगेगी, इसलिए मैं ऊंट के लिए यहाँ पर खेजड़ी के पत्ते इकट्ठे करके जा रहा हूँ। भैरजी ने उससे पूछा कि तुम्हें इतना विश्वास कैसे है कि भैरू सिंह तुम्हें जाते ही ऊंट दे देगा? वह व्यक्ति बोला, तुम भैरू सिंह को नहीं जानते। वह इतना बड़ा दानवीर है कि उसके पास आज तक जो भी गया, भैरजी ने उसे कभी मना नहीं किया।
उस व्यक्ति की बातें सुनकर भैरू सिंह खुश हो गई। भैरू सिंह ऊंट से नीचे उतरे और कहा, मैं ही भैरजी हूँ और यह लो मेरा ऊंट, इसे तुम रख लो। भैरू सिंह उस व्यक्ति को अपना ऊंट देकर पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। ऐसे ही एक बार भैरू सिंह के साले की शादी थी। भैरू सिंह की पत्नी गरीबी में ही अपना जीवन यापन करती थी, क्योंकि भैरजी राजकोष से लाया गया धन अपने घर में नहीं देते थे। इसलिए भैरजी की पत्नी के पास शादी में जाने के लिए, पहनने के लिए नए कपड़े और श्रृंगार के लिए गहने नहीं थे। उसने अपने पति भैरजी से कहा, आप सारी दुनिया को इतना दान करते हैं, थोड़ा बहुत घर में भी खर्च किया करो। मेरे भाई का ब्याह है, मुझे भी नए कपड़े और कुछ गहने दिलवा दीजिए, ताकि मैं भी अपने पीहर में थोड़ी अच्छी दिखूं। भैरू सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाईसा ने मना किया है, यह धन केवल बांटने के लिए है, इसे घर में खर्च नहीं कर सकते। भैरू सिंह की पत्नी बोली, ठीक है, मुझे नए कपड़े मत दिलाओ, परंतु मेरे भाई के ब्याह में समय पर पहुंच जाना। भैरू सिंह ने कहा, ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर भैरू सिंह चले गए। भैरजी की पत्नी को नए कपड़ों के बिना ही भाई के ब्याह में जाना पड़ा। पीहर पहुंचकर भैरू सिंह की पत्नी ने देखा, भाई के ब्याह की जोर शोर से तैयारियां हो रही थी। सभी रिश्तेदार आए हुए थे। सभी ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए। सभी एक दूसरे के वस्त्रों की तारीफ कर रहे थे। संगीतकार संगीत गा रहे थे, ढोली ढोल बजा रहे थे, लोग संगीत की धुन पर नाच रहे थे, शहनाइयां बज रही थी। लेकिन ऐसे माहौल में भैरू सिंह की पत्नी, जो घर के पुराने कपड़े पहने हुए थी, बहुत असहज महसूस कर रही थी। इसलिए वह चुपचाप एक कोने में गुमसुम बैठी हुई थी। उसके पास एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसने पूछा, तुम यहाँ कोने में गुमसुम क्यों बैठी हो? तुम्हारे भाई का ब्याह है और तुमने अभी तक अच्छे वस्त्र और गहने भी नहीं पहने, श्रृंगार भी नहीं किया और तुम्हारे पति भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ? वे तुम्हारे साथ नहीं आए? क्या तुम्हारी उनसे बनती नहीं है? तब भैरू सिंह की पत्नी फीके मन से बोली, मेरी अपने पति से तो बहुत अच्छी बनती है। वह शाम तक शादी में आने वाले हैं और मैंने यह जो कपड़े पहने हैं, यह नए ही तो है, इसमें क्या बुराई है? और मेरे सबसे कीमती गहने तो मेरे पति खुद हैं। उनके रहते मुझे किसी अन्य गहने की जरूरत नहीं है। इतने में लोगों का शोर सुनाई दिया, भैरजी आ रहे हैं। यह सुनकर सभी संगीत बजाने वाले, नाचने गाने वाले, ढोल बजाने वाले, शहनाई बजाने वाले सभी उठकर बाहर की ओर भागे और भैरजी के स्वागत में जाकर खड़े हो गए। भैरू सिंह ऊँटों पर सोने चांदी के बोरे लाद कर ला रहे थे और दोनों हाथों से धन लुटाते आ रहे थे। शादी के घर की पूरी महफिल उठकर भैरू सिंह का स्वागत करने चली गई। भैरजी ने अपने ससुराल में सभी को इतना धन लुटाया कि उनकी कई पीढ़ियों का इंतजाम हो गया। घर के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते भैरू सिंह का
सारा धन खत्म हो गया। दरवाजे पर पहुंचकर जब भैरू सिंह ऊंट से उतरे तो उनकी सासू ने आरती का थाल लेकर उनका स्वागत किया। उसी समय किसी ने भैरू सिंह की शान में एक दोहा बोला। भैरू सिंह के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था तो भैरू सिंह ने अपने कान के सोने के गोखरू उतारे और उस व्यक्ति को दे दिए। भैरू सिंह भाटी के विषय में एक दोहा कहा जाता था। समुंदर सूखे ध्रुव डिगे पश्चिम उगे भाण, जे भाटी भैरू नटे उलट पड़े आसमान। इसका मतलब समुंदर सूख सकता है, ध्रुव तारा अपनी जगह से हट सकता है, सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन भैरू भाटी किसी को कुछ देने से मना नहीं कर सकता। जिस दिन भैरू सिंह भाटी किसी को कुछ देने से मना कर देगा उस दिन आसमान भी उलट जाएगा। इस प्रकार मित्रों कहानी यहीं समाप्त हो रही है। इस प्रकार की और भी लेटेस्ट कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बने बेल आइकन को बटन को दबाना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।